हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पेपर हल किया था उससे आगे के सवालों को हल करेंगे। तो जो इसका 15वां सवाल है वो है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। पहला है क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, डीडीटी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से आपने इसमें डीडीटी बनाना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्लोरल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं के साथ कराते हैं। तो क्लोरल का जो सूत्र होता है वो होता है CCl3CHO। क्या होता है? CCl3CHO, जिसका IUPAC नाम होता है आपका ट्राइक्लोरो एथेनल, ट्राइक्लोरो एथेनल। तो इसकी अभिक्रिया हम दो आपका क्लोरोबेंजीन अणुओं से कराते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी रिएक्शन कराएंगे। ये देखिए, तो ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ से एक H निकाल दीजिए और यहाँ ये क्लोरोबेंजीन हो गया। फिर एक आप ऐसे ही एक और अणु ले लीजिए, ये इस तरीके से, यहाँ से भी एक H निकाल दीजिए। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन। अब ये क्या करिए, एक जल का अणु इसमें बाहर निकल जाएगा, ये। और ये जो अभिक्रिया होती है ये आपकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, या कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। ठीक हो गया। तो इसमें आप देखिए, आप अब आपने कुछ नहीं करना है, तो सीधे सीधे आपका -H2O बाहर आ गया, यहाँ आपने H2O लिख दिया और आपका सीधे सीधे क्या बन गया, ये DET बन जाएगा। इन दोनों को आप इससे जोड़ दीजिए, CCl3CH, ये CH हो गया और इससे ये जुड़ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये जो है आपका ये DDT है। तो फुल फॉर्म क्या हो गया इसका, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, दो सी हैं तो एथेन हो गया। ठीक हो गया। तो DDT का ये फुल फॉर्म है। तो पहला सवाल आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल है आपका, दूसरा है आपका क्लोरोबेंजीन से डाइफेनाइल। क्लोरोबेंजीन से आपने क्या बनाना है, डाइफेनाइल बनाना है। ये अभिक्रिया जो है ये आपकी नेम रिएक्शन है। तो कौन सी नेम रिएक्शन है ये आपकी, ये है आपकी नेम रिएक्शन फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन तीन प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, एक ऊर्जा अभिक्रिया है, एक ऊर्जा फिटिंग है और ये फिटिंग। तो ये फिटिंग अभिक्रिया है। तो आपने बनाना है क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन को बताइए आपको, C6H5Cl या बेंजीन के ऊपर Cl जिसको हम कहते हैं, तो से डाइफिनाइल। डाई मतलब दो बेंजीनिंग आप जोड़ देंगे, तो डाइफिनाइल। तो ये जो अभिक्रिया है ये है आपकी फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद करेंगे, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने क्लोरोबेंजीन लेने हैं, ये लिया आपने क्लोरोबेंजीन, बैठी हुई क्लोरोबेंजीन बना दी हमने, प्लस ट्वाइस Na, आपको पता है सोडियम लेते हैं, प्लस फिर से एक ऐसे ले लीजिए Cl। ये तरीका ये है बनाने का, आप कैसे करते हैं, तो ट्वाइस NaCl यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और रिएक्शन के ऊपर आप लिख दीजिए ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, या जिसको हम कहते हैं शुष्क ईथर ले लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, बस ये आपका डाइफेनॉल बन गया। ये और प्लस आपका क्या बाहर आ जाएगा, ट्वाइस NaCl। तो ये डाइफेनॉल है, डाइफेनॉल। तो ये नेम रिएक्शन हो, ठीक हो गया। तो ये 15वां सवाल हमारा हो गया। उसके बाद अगला सवाल आता है, क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन एथिल अल्कोहल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से करते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं, इसको हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आपकी जो 16वां सवाल है ये आपका आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है। आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, तीनों एक ही रिएक्शन होती हैं। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र आप लोग को पता ही रहता है, वो होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, तो C2H5OH
प्लस क्षार की उपस्थिति में, तो KOH हो गया, और प्लस आपका आयोडीन से करते हैं, कह रहा I2 हो गया, क्षार या NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका इसका जो ऑक्सीजन हो जाता है पहले स्टेप में, वो होता है आपका, ये 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। वैसे आप फाइनल भी करते हैं, नहीं तो इसको समझ के करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगी। तो ये बनाएगा एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल जिसको हम कहते हैं, CH3CHO प्लस ट्वाइस KI बाहर आएगा, प्लस ट्वाइस H2O बाहर आएंगे। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए इसके 2 मोल ले लेंगे, बाकी ये बैलेंस रिएक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, जो आपका ये एथेनॉल बना है CH3CHO, इसकी रिएक्शन फिर से आप KOH के साथ कराएंगे और प्लस I2 के साथ कराएंगे। तो यहाँ जो बनता है, अभी आपने क्लोरल बनाया था तो यहाँ आइडोरल बनता है। क्या बनता है, जैसे आपने क्लोरोबेंजीन से DD बनाई तो क्लोरल की अभी क्या क्लोरोबेंजीन के साथ कराई था, DD बना था, तो यहाँ आप आइडोरल बनेगा, तो CI3CHO ट्राई आइडो एथेनॉल इसको कहते हैं, प्लस इसके भी 3 मोल ले लीजिए, इसके भी 3 मोल ले लीजिए, प्लस थ्राइस KI बाहर आ जाएगा और प्लस थ्राइस H2O बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसमें एक और स्टेप होगा आपका CI3CHO, ये जो आपका आइडोरल बना है, इसकी अभिक्रिया फिर से आप KOH के साथ कराएंगे, तो यहाँ से आपका SCOK बाहर आ जाएगा, SCOK। ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट, और आपका आइडोफॉर्म बन जाएगा, CHI3 आइडोफॉर्म का सूत्र होता है, CHI3, ये H यहाँ चलेगा, CHI3 और प्लस आपका HCOK, ये है आइडोफॉर्म, और ये आपका SCOK मतलब पोटेशियम फॉर्मेट हो गया। ठीक, अब इसका फाइनल रिएक्शन क्या करते हैं, जो कट रहा है उसको काटते हैं, तो CH3CHO से CH3CHO कट गया, CI3CHO से CI3CHO कट जाता है, बाकी सब जोड़ लेंगे, तो फाइनल जो रिएक्शन बनेगी वो हमारी फाइनल आ जाएगी। तो फाइनल लिखेंगे C2H5OH प्लस 3 2 5, तो 5 KOH नहीं 5 क्या, एक ये भी है, 3 2 5 और एक 6, तो 6 KOH प्लस 3 और एक 4 प्लस 4I2। तो रिएक्शन क्या बनेगी, एक तो आपका सीधा आइडोफॉर्म बन जाएगा CHI3 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 5 KI प्लस SCOK और प्लस 3 2 5 5 H2। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन जो है, ये लास्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। वैसे हम इसको अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आपको ये याद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये समझने के लिए आपका ये 3 स्टेप हो गए। ठीक हो गया। तो ये चौथी स्टेप वाली फाइनल रिएक्शन, तो ये आइडोफॉर्म अभिक्रिया है। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है, क्लोरोफॉर्म को फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो कौन सी नेम रिएक्शन है, राइमर टीमैन अभिक्रिया। कौन सी है, राइमर टीमैन अभिक्रिया। तो राइमर, आपको मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि जो भी आप रिएक्शन याद कर रहे हैं, आप उसमें खाली उसको याद ना करें, उसको समझें कि उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि रिएक्शन के तरीके बहुत सारे होते हैं, कभी नाम से आ जाती है, कभी ऐसे आ जाती है, तो हमको इस तरीके से करना है। तो राइमर टीमैन अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया, तो ये नेम रिएक्शन आ गई। अब बच्चे क्या होते हैं कि आपका इसको रट के जाएंगे, खाली नेम नाम से आएगी तभी लिखेंगे, तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें उसको अंदर से याद करना है कि कैसे उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको प्रोडक्ट वो याद होनी चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ कराई जाती है। तो फिनॉल का जो सूत्र होता है वो आपको पता ही है, बेंजीन के ऊपर OH या C6H5OH प्लस क्लोरोफॉर्म का सूत्र अभी आपको पता है CHCl3 ट्राइक्लोरो मैथेन प्लस आपने इसमें क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है OH, और यहाँ पर आ जाएगा CHO, सैलिसिल्डिहाइड जिसको हम कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं, और प्लस इसके 3 मोल ले लेते हैं, प्लस थ्राइस NaCl बाहर आता है, प्लस थ्राइस H2। तो ये जो रिएक्शन है ये बना आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन जो है राइमर टीमैन अभिक्रिया है। यहाँ से आप 3 थ्राइस NaCl ये बाहर निकाल दीजिए, देखिए डब्बा बना के। तो इस प्रकार इस तरीके से आप इनके नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन को याद करेंगे। उसके बाद जो अगला सवाल आता है आपका, वो है आपका साबुन तथा संश्लिष्ट अपमार्जक में क्या अंतर है। जो साबुन होते हैं वो मोनोकार्बोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं वो एल्केन सल्फोनिक अम्ल के
सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, उसमें एल्केन सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है डिटर्जेंट में। और साबुन जो होते हैं वो मोनोगाजी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम पामीटेट हो गया, सोडियम स्टीरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अंतर है, साबुन दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण होते हैं, जबकि जो अपमार्जक होते हैं जिसको उसको हम इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, तो वो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे, ये आपके कोर्स में भी है, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है आपका 18वां सवाल जो है वो है निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो ये एक तरीके से आपको 11 में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने किस तरीके से लिखना है, आपने पढ़ा होगा, अबॉव का नियम पढ़ा होगा। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है Cr3 पॉजिटिव। Cr3 पॉजिटिव आपको क्या करना है, 3 पॉजिटिव क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, आपको क्या करना है कि आपको ये पता रहता है 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले ही 3 इलेक्ट्रॉन कम करके, जैसा आपने कहा क्रोमियम का 24 होता है, तो आपने कहा है 24 का हम 3 कम कर लेते हैं तो 21 का निकालेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने पहले से 24 का ही निकालना है। तो आप सीधे रफ में क्या करेंगे, या उसमें जब भी आप लिखें तो पहले आप खाली क्रोमियम का ही निकालिए। तो आपने क्रोमियम का निकाला, क्रोमियम हो गया आपका 24। तो 24 का जब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालते हो तो आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और आपका 4s2। तो 4s इसमें 4s1 और 3d5 कर लेते हैं हम, ठीक हो गया। आगे बात समझ में। तो ये इसमें क्या होता है कि लिखने का जो ये तो भरने का तरीका होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें वैसे आना चाहिए था 4s2 और 3d4 होता नहीं, तो 3d5 हम करते हैं, ये आपको पता होगा। पर ये भरने का क्रम है, और लिखने का क्रम क्या होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1 ये होता है, ठीक है। अब ये है लिखने का तरीका, मतलब ये लिखने का तरीका, और ये क्रम होता है अबॉव का क्रम, कि पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाता है उसका। परंतु जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एस से निकालेंगे पहले इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो आएगा Cr3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाएंगे। तो Cr3 पॉजिटिव का क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, 3d3। तो ये Cr3 पॉजिटिव का, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आया वो आया Cr3 पॉजिटिव का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d3। तो इस 6 4 10 तो 12 6 18 3 21। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। वैसे ही हम Fe2 पॉजिटिव का निकालेंगे। Fe2 पॉजिटिव का सबसे पहले आप क्या करोगे कि Fe का लिख लोगे। Fe होता है 26, तो आप क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये है। तो 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 2 6 26, तो Fe 26 होता है, ये आपको पता ही है। परंतु जो ये आपका ये है लिखने का क्रम, ये है भरने का क्रम। मतलब अब लिखने का क्रम क्या होगा कि जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 और 4s2। तो जब हम Fe2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो Fe2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, ना कि D से, ठीक है। बच्चे गलती कर लेते हैं कि वो लिखते तो इसी क्रम में है, तो ये सोचते हैं क्रम भी यही रहेगा, परंतु वो गलत रहता है। तो S से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, क्योंकि 4s2 था, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये फाइनल है। तो इस तरीके से आपने ये इस क्रम को सीखना है और तभी आप इसको सही कर पाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास अगला सवाल जो आता है वो है भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में तुलना कीजिए। तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण आपको ये बताया है कि सरफेस केमिस्ट्री वाले पार्ट में है कि अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य ध्रुव वांडवल जिसमें होते हैं उसको हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य रासायनिक क्रिया होती है और प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं, उसे हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं, ठीक हो गया। जब हम ध्रुव वांडवल द्वारा जो जुड़ा रहता है उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं, और जो प्रबल
रासायनिक बंध द्वारा जो रहते हैं उन्हें हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। जो भौतिक अधिशोषण होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है विशिष्ट नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। और भौतिक अधिशोषण जो होता है वो उत्क्रमणीय होते हैं, ठीक हो गया, जबकि जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो इनके अंतर हैं उनको आप पढ़ लेंगे और इसको आप हल करेंगे। तो इसके बाद ये सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।